हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। अभी तक के दो लेक्चर्स में मैंने आपको जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे और बेसिक अकाउंटिंग समझा दी थी। और इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने अपने जर्नल के चैप्टर और ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में जो जीएसटी वाले क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो भी सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में ये लास्ट लेक्चर होगा जो हमारे जीएसटी के ऊपर होगा। इसमें मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कुछ जीएसटी की एडजस्टमेंट है। तो आपके स्टडी मटेरियल में, नए स्टडी मटेरियल में दो क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में, जिसमें कुछ जीएसटी का पॉइंट है जिसकी हमें एडजस्टमेंट सीखनी है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको वो शुरुआत कराऊं, वो क्वेश्चन दिखाऊं, मैं आपको एक बार क्विकली रिकैप कराना चाहता हूं वो रूल्स जो जीएसटी लॉ के अंदर दिए गए हैं, जिसको यूज करके हमें अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करना होता है। तो जीएसटी में हमने सीखा था कि जो इनपुट पे, परचेज पे, खर्चों पे जो जीएसटी पे किया जाता है उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसको हम फ्यूचर में जीएसटी लायबिलिटी सेटल करने में यूज कर सकते हैं। तो उसके रूल्स मैंने आपको बताए थे कि क्या रूल्स होते हैं। तो मैं पहले आपको वो रिकैप कराना चाहता हूं बिकॉज इसी का एप्लीकेशन है आपके जीएसटी के क्वेश्चन में, जो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में, जहां पे जीएसटी की एडजस्टमेंट आपको करनी होती है। तो हमने बोला था सबसे पहली बात कि हमें सेम हेड की एडजस्टमेंट पहले करनी है। तो जैसे कि अगर इनपुट जीएसटी आपके पास है तो इनपुट जीएसटी से हमको पहले आउटपुट आईजीएसटी सेटल करना होता है। तो इनपुट आईजीएसटी से हमें आउटपुट आईजीएसटी को सेटल करना होता है, और उसके बाद भी अगर इनपुट आईजीएसटी में कुछ बैलेंस बच जाए तो उससे आप आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों भी एडजस्ट कर सकते हो, वो भी किसी भी ऑर्डर में। तो सबसे पहले अगर मैं साथ साथ एक काम करूं, यहां पे एक समरी बना लेता हूं। अगर मैं इनपुट आईजीएसटी की बात करूं, इनपुट आईजीएसटी से सबसे पहले नंबर पे हमको आउटपुट आईजीएसटी एडजस्ट करना होता है, और ये करने के बाद अगर बैलेंस बच जाए तो दूसरे नंबर पे हम आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों ही एडजस्ट कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर। मतलब वो आपकी मर्जी है, आप पहले सीजीएसटी करना चाहो सीजीएसटी कर लो, फिर एसजीएसटी कर लो, या पहले एसजीएसटी करना चाहो वो करके सीजीएसटी कर लो। जनरली सीजीएसटी को पहले एडजस्ट किया जाता है, फिर एसजीएसटी किया जाता है, लेकिन लॉ में जो लिखा है वो किसी भी ऑर्डर में लिखा है। तो सबसे पहले लेकिन ध्यान रखना है कि हम इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी ही एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद इनपुट आईजीएसटी को जो भी बैलेंस बच गया उससे हम लोग यूज करके अपनी आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों भी पे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यह था। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सीजीएसटी। तो यहां पे भी सेम बात है भाई, सेम बात है, सेम फंडा है, सेम थिंकिंग है कि इनपुट सीजीएसटी से पहले नंबर पे आपको आउटपुट सीजीएसटी पे करना है। सेम चीज, मतलब सीजीएसटी से सीजीएसटी खत्म करो, आईजीएसटी से आईजीएसटी खत्म करो, एसजीएसटी से एसजीएसटी खत्म करो, पहले नंबर पे यही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आपके पास अभी भी बच गया इनपुट सीजीएसटी में बैलेंस, तो आप आउटपुट आईजीएसटी सेटल कर सकते हो, पे कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना, इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी नहीं एडजस्ट किया जा सकता। तो मैं ऐसे लिख के इसको ऐसे बड़ा बड़ा काट देता हूं। तो इनपुट सीजीएसटी को यूज करके आउटपुट एसजीएसटी नहीं पे किया जा सकता, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और बिल्कुल सेम वे में तीसरा हमारा जो टाइप ऑफ जीएसटी होता है वो होता है एसजीएसटी। तो हमने बोला इनपुट एसजीएसटी जो है, इससे पहले नंबर पे आपको क्या एडजस्ट करना है, आउटपुट एसजीएसटी, और उसके बाद भी अगर इनपुट एसजीएसटी में कुछ बैलेंस बच जाए तो उससे आप एडजस्ट कर सकते हो आउटपुट आईजीएसटी। और यहां पे भी ध्यान रखना है कि आउटपुट एसजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी नहीं पे किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो क्रक्स क्या है, इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी नहीं पे किया जा सकता, और इनपुट एसजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी नहीं पे किया जा सकता। ये देखो समराइज्ड वे में आपका रूल हो गया। आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हो एज इट इज, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको इजीली याद आ जाए कि हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो वंस दिस इज क्लियर,
नाउ वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं आपको आपके क्वेश्चन पे लेके आता हूं। तो आपका जो फाइनल अकाउंट्स का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, उसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आना है। पेज नंबर भी देख लीजिए आप, पेज नंबर है आपका 7.45 लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया शुरुआत में कि 2 क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जिसमें जीएसटी वाला पॉइंट है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको 100% मार्क करना है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर हाईली एक्सपेक्टेड इन एग्जाम्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन एज इट इज आएगा, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो जीएसटी वाला पॉइंट है वो काफी एक्सपेक्टेड है कि आपके नए सिलेबस के एग्जाम में जरूर आए। ठीक है, अगर मैं पेपर सेटर होता आई वुड हैव डेफिनेटली, मैं जीएसटी का पॉइंट जरूर, मैं तो जनरल एंट्री का भी क्वेश्चन बनाता जीएसटी से रिलेटेड, और फिर मैं फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन जो डालता उसमें भी जरूर डालता जीएसटी वाला पॉइंट। ठीक है, तो आई बिलीव क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विदाउट एनी शॉर्टकट। दोनों क्वेश्चन मैं आपको पूरे सॉल्व कराऊंगा इसी लेक्चर में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 कह रहा है श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। तो मतलब वही एक ट्रायल बैलेंस दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 2022, और नीचे एडजस्टमेंट्स भी दे रखी होंगी। तो जैसे कैपिटल है, परचेज एंड सेल्स दे रखा है, तो ऑफ कोर्स डेबिट के नीचे जो होगा वो परचेज होगा और क्रेडिट के नीचे जो होगा वो सेल्स होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स है, तो अगेन जो डेबिट के नीचे होगा दैट वुड बी ट्रेड रिसीवेबल्स, और जो क्रेडिट के नीचे होगा दैट वुड बी ट्रेड पेबल्स। फिर 14% बैंक लोन है। अब देखो जीएसटी के अलावा जो मेन आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। तो 14% बैंक लोन है, दैट मींस इंटरेस्ट का रेट है बैंक लोन पे 14%, और आगे बोल रखा है लोन टेकन एट ईयर एंड, यानी आखिरी रेट पे हमने लोन लिया। तो इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट आपकी आ गई, ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ईयर एंड पे लोन लिया है तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट। वहीं अगर यहां पे वो बोल देता लोन टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो फिर आपको इस लोन पे 14% का पूरे साल का इंटरेस्ट कंसिडर करके चलना होता। अगर क्वेश्चन कहता कि लोन टेकन इन द मिडल ऑफ द ईयर, या कोई पर्टिकुलर डेट बता देता, तो अकॉर्डिंगली आपको जितने भी महीनों के लिए लोन चला, पेंडिंग रहा, आउटस्टैंडिंग रहा, उतने महीनों का आपको 14% के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती। तो इसको हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। यहां तो आप बच गए बिकॉज लोन साल के अंत में लिया गया है, तो यहां पे इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। तो वो बच्चे, वो मासूम बच्चे जो इस हिडन एडजस्टमेंट को मिस कर जाते, वो भी इस क्वेश्चन में बच जाएंगे अगर आपसे वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट मिस हो गया, बिकॉज यहां पे कोई इंटरेस्ट लगाना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। ओवरड्राफ्ट कहता है ओवरड्राफ्ट टेकन एट ईयर एंड, तो ये दोनों भी बेसिकली लाइबिलिटीज है। फिर सैलरी है, एक्सपेंस होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस एक्सपेंस है, रिटर्न्स मतलब यहां पे परचेज एंड सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है भाई, ध्यान रख लेना इस बात का। तो अब डेबिट के नीचे जो होगा वो सेल्स रिटर्न होगा, और क्रेडिट के नीचे जो होगा वो परचेज रिटर्न होगा। ये आपको अपने आप बुद्धि लगानी है, क्योंकि परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको ये अपने आप डिटरमाइन करना है। फर्नीचर, बिल्डिंग, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। कैश इन हैंड आपका एक करंट एसेट है। और जो मेन चीज जिसकी वजह से मैं ये टुच्चा वैसे क्वेश्चन जो है वो करा रहा हूं, वो क्या है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी के 9,000 रुपए के बैलेंसेस हैं। आपको, अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर देख लिया तो अब तो क्लियर होगा कि इनपुट जीएसटी बाय नेचर एक एसेट होता है। अकॉर्डिंगली आप इसको देख लेना, ये आपको डेबिट के नीचे दिख रहा होगा। और इसके अलावा एक आउटपुट आईजीएसटी है, इसके अलावा एक आउटपुट आईजीएसटी है जो कि बाय नेचर एक लाइबिलिटी होती है। दिस इज बाय नेचर अ लाइबिलिटी, और अकॉर्डिंगली आपको इसका बैलेंस किसके नीचे दिख रहा होगा? क्रेडिट के नीचे दिख रहा होगा, राइट। मजे की बात देखो, एक एडजस्टमेंट दे रखी है, वो भी बिल्कुल टुच्ची सी एडजस्टमेंट। कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022 वाज वैल्यूड एट 1 लाख। तो कुल मिला के एडजस्टमेंट के नाम पे उसने खाली एक क्लोजिंग स्टॉक दिया है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ श्री मित्तल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है जी। तो मेन तो इस क्वेश्चन में मुझे आपको जीएसटी वाला पॉइंट दिखाना है कि आपको क्या जीएसटी की एडजस्टमेंट करनी है और कैसे फिर अपने उसको फाइनल अकाउंट्स में ले जाना। तो
बेसिकली फाइनल अकाउंट्स में जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको ट्रायल बैलेंस में वो इनपुट या आउटपुट जीएसटी के बैलेंसेस देगा अलग अलग। आपको जो जीएसटी यूटिलाइजेशन का जो मैंने रूल बताया, जो क्लास के आज के लेक्चर की शुरुआत में मैंने समराइज्ड वे में भी बताया, वो अप्लाई करके पहले आपको क्या करना है, आपको ये सेट ऑफ करना है। पहले रूल्स को यूज करके आपको इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को सेट ऑफ करके नेट अमाउंट लेके जाना है अपनी बैलेंस शीट में। ये मैंने आपको बता दिया। सेट ऑफ करने के बाद जो नेट अमाउंट बच जाएगा उसको आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है। और मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकली भी यही होता है। इट्स नॉट कि आपकी सिर्फ एग्जाम के लिए है, प्रैक्टिकली भी जब आप कल को आर्टिकलशिप में बैलेंस शीट्स बनाओगे, और डेफिनेटली आपको जीएसटी तो होगा ही होगा बैलेंस शीट में, तो आपको प्रैक्टिकली भी ये सेम काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द जीएसटी सेट ऑफ या यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी रूल। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज सिखा रहा है इंस्टीट्यूट, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, इंस्टीट्यूट जब गलत काम करता है या कुछ नालायकपंती करता है तो हम कोसते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज करता है इंस्टीट्यूट तो उसमें हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और यहाँ पे आई वुड डेफिनेटली लाइक टू अप्रिशिएट द इंस्टीट्यूट। हालांकि मैं चाहता था कि इंस्टीट्यूट और क्वेश्चंस ऐड करता, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। लेट्स होप विद टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, इंस्टीट्यूट धीरे धीरे और मटेरियल ऐड करेगा, जीएसटी के क्वेश्चंस और ऐड करेगा, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी। तो एनीवे, लेट्स मेक द फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है 31 मार्च 2022। ठीक है, तो आओ फॉर्मेट बना लेते हैं। और देखो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। इसमें एडजस्टमेंट्स भी ज्यादा नहीं है। एडजस्टमेंट के नाम पे एक क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी हमें जीएसटी का सेट ऑफ करना है। चलिए, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो देखो एसेट्स, नहीं सॉरी सर, आप भी क्या नशे में पढ़ाते हो क्या? लाइबिलिटीज, एसेट्स। चलिए शुरू करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आप प्लीज अपने पास खोल के रखना। मैं क्वेश्चन अपने पास देखता रहूंगा, बिकॉज थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर करने में कभी कभी टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अब मैंने आपको पेज नंबर भी बता दिया, मैं यहां पे भी लिख देता हूं। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 9, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल ऑफ सीए फाउंडेशन, पेज नंबर 7.45। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड आपने नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ रखी है स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने की। आप वहां से सारे लेटेस्ट स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो यहां पे हमको क्या क्या लेना है, एक लेना है ओपनिंग स्टॉक, फिर हमें यहां लेना है टू परचेज, इसमें से लेस करना है रिटर्न्स। ठीक है, इधर लेंगे बाय सेल्स, इसमें से भी लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, और यहां लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी लेना होता हमको वैसे तो, बट क्वेश्चन में जितने भी एक्सपेंसेस हमको दिए गए हैं सारे इनडायरेक्ट नेचर के, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो मैं क्वेश्चन से देख देख के देख रहा हूं, मतलब पढ़ दिया हमने सारा क्वेश्चन। अब ओपनिंग स्टॉक 72,000 है, बस फिगर्स ढूंढ ढूंढ के डालनी है। तो देखो परचेज, जो ग्रॉस परचेज थी वो 6,05,000 की थी, बट हम ट्रेडिंग अकाउंट में नेट ऑफ रिटर्न करके दिखाते हैं। तो परचेज रिटर्न है 30,000 की, तो नेट फिगर कितनी होगी 5,75,000। इसी प्रकार से जो सेल्स आपको गिवन है वो है 12,10,000 की, इसमें जो सेल्स रिटर्न है 40,000 की,
तो आपकी नेट सेल्स कितने रुपए पे आ गई, ये आ गई अगेन 11,70,000, 11,70,000। और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है एडजस्टमेंट में नीचे 1 लाख, एग्जैक्ट 1 लाख का है, तो ₹1 लाख, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी सब जो चीजें आएंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो देख लो भाई ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो देखो यहां वैसे क्लियरली ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो टोटल आ रहा है अकाउंट का 12,70,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो रहा है ये। तो 12,70,000 में से 70 ओपनिंग स्टॉक की फिगर और परचेज की फिगर हटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बच जाएगा कितने रुपए का, 6,23,000 का। उसके बाद इसको हम लोग यहां कैरी करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6,23,000, ठीक है जी। चलो अब फटाफट से बना लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो खर्चे देख लो, सारे खर्चे एज इट इज ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये फलाना ढिंगाना कुछ नहीं है, कोई इनडायरेक्ट इनकम भी नहीं है। गिन के 2-4 आपके खर्चे दे रखे हैं। तो एक जैसे सबसे पहले दे रखा है सैलरीज, तो सैलरीज दे रखा है 2,70,000 का। मतलब इस क्वेश्चन में अपार्ट फ्रॉम जीएसटी वाली पॉइंट जो है कुछ और बताने के लिए है ही नहीं मेरे पास। एडवर्टीजमेंट है 1,10,000। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं फिर भी पूरा क्वेश्चन आपके साथ करूंगा ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, कि आपको ना लगे अरे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो हम भी नहीं प्रैक्टिस करेंगे। करना आपको सब कुछ है। अदर एक्सपेंसेस 60,000, दैट्स इट। इसके अलावा ये इन 3 खर्चों के अलावा और कोई खर्चा नहीं है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही बचने वाला है, बिकॉज बहुत ही कम अमाउंट के खर्चे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा खासा है। तो यहाँ पे हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया, 623 में से 270, 110 और 60 चले गए, तो नेट प्रॉफिट बच गया 1,83,000, 1,83,000 का नेट प्रॉफिट बच गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। कोई डिप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब क्या ही क्वेश्चन है, क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है 8,70,000 की, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। अच्छा ड्राइंग्स भी नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो ड्राइंग्स भी नहीं है, ड्राइंग्स होती तो वो माइनस हो जाती इससे। तो 1,83,000 का नेट प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। इससे आपका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में बाहर आ जाएगा। कितना आ रहा है ये यार, आई थिंक 10,53,000, 10,53,000, ठीक है। तो मैं जीएसटी बिल्कुल लास्ट में करूंगा, तो आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा, तब तक मैं सारे आपके यहाँ पे जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज है वो सब डाल रहा हूं। तो जैसे इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, 90,000 के। ट्रेड पेबल्स कितने हैं, ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल है 1,70,000। अच्छा बैंक लोन है 14% बैंक लोन। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पे इंटरेस्ट हमने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि लोन ले रखा है, ईयर एंड में क्वेश्चन ने बताया, तो कोई भी इंटरेस्ट इस पे एक्रू नहीं होगा। तो आई थिंक ये 2 लाख रुपीस का बैंक लोन, 2 लाख रुपीस। उसके बाद ओवरड्राफ्ट है, इसमें भी वैसे उसने बोला था ओवरड्राफ्ट भी हमने ईयर एंड में ही लिया, लेकिन उसका कोई ऐसा यूज नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि इस पे कोई इंटरेस्ट रेट गिवन ही नहीं है, तो वैसे भी हम इसमें नहीं लेते। फिर 2-3 खर्चे रिटर्न, फर्नीचर बिल्डिंग, तो यहां फर्नीचर, यहां बिल्डिंग, तो ये फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, तो ये हो गया 4,50,000। अब चाहो तो बैलेंस शीट जो है अपने हिसाब से इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी बना सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली वही सही होता है तरीका। हालांकि उसके नंबर नहीं कटते आपके, सारी चीजें अगर डाल रहे हो तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट प्रैक्टिकली इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी किसी ऑर्डर में बनता है। तो जनरली हम लोग इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाते हैं, मतलब जहां पे
लॉन्ग टर्म वाले एसेट्स और लाइबिलिटी सबसे पहले लिख के हम लोग फिर शॉर्ट टर्म वाले लास्ट में लिखते हैं, बट यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड कितना दे रखा है, 2000। इसके अलावा अब खाली आपका जीएसटी बच गया, नहीं एक चीज और है, क्योंकि सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री रह गया 1 लाख रुपीस का, है ना, तो वो एडजस्टमेंट में दे रखा था, राइट, तो एडजस्टमेंट में देता है तो हम एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं, ठीक है। तो अब बस सिर्फ एक पॉइंट रह गया, दैट इज रिलेटिंग टू जीएसटी, वो मैं आपको बता देता हूं। तो मेन जो चीज आपको मुझे सिखानी है दैट इज जीएसटी। तो क्वेश्चन में एक बार देख लो, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मैं उसकी फिगर लिख लेता हूं। हालांकि एग्जाम में फटाफट काम करना, लेकिन अभी क्योंकि समझाना है मुझे तो मैं कर रहा हूं। इनपुट सीजीएसटी 9000 है, इनपुट एसजीएसटी 9000 है, और आउटपुट क्या है, आईजीएसटी है, ये कितना है 15000, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें कैसे काम करना होता है हमको, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, देखो टेबल फॉर्म में करता हूं, यहां मैं लिखता हूं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट, या इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे आपको थोड़ा टेबल खतरनाक लग जाएगा, अगर मैं प्रैक्टिकली तो ऐसा ही बनता है टेबल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में करवाने की कोशिश करता हूं। आप इसमें ऐसे करना, यहां लिख लो, यहां बना लो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। तो पहले इनकी फिगर्स लिख लो, लाइबिलिटी है कितनी, तो देखो क्वेश्चन में ना सीजीएसटी की लाइबिलिटी है ना एसजीएसटी की लाइबिलिटी है, सिर्फ आईजीएसटी की है 15000 की, ठीक है। अब समझो बात को, हमें किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले जो हमें लाइबिलिटी पे करनी है वो सेम हेड्स की क्रेडिट से पे करनी है। यानी अगर क्वेश्चन में इनपुट आईजीएसटी होता तो पहले मैं इनपुट आईजीएसटी को यूज करके यहां पे आउटपुट आईजीएसटी पे करता, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं लेस पेड थ्रू आईटीसी, आईटीसी मतलब वो आईटीसी कंपनी नहीं बोल रहा है, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग पे जो करते हैं सारी अपनी आउटपुट लाइबिलिटी वो सेम हेड से पहले सेटल करते हैं। तो सीजीएसटी एसजीएसटी की तो लाइबिलिटी है नहीं, वो तो छोड़ दो, आईजीएसटी की लाइबिलिटी है। तो वैसे मैं बस लिख के आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि अगर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी होता तो हम पहले उससे पे करते, लेकिन इस सवाल में है नहीं। तो अब नेक्स्ट किससे पे करेंगे, अब आपको क्वेश्चन में इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दे रखा है, फिर वही बात, अगर क्वेश्चन में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी होता तो पहले हम इस इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी पे करने के लिए यूज करते। बात समझ में आ रही है। तो ये जो 9000 का इनपुट सीजीएसटी है इससे पहले हम लोग पे करते आउटपुट सीजीएसटी। सिमिलरली ये जो इनपुट एसजीएसटी है 9000 का, इससे हम सबसे पहले पे करते आउटपुट एसजीएसटी, अगर होता तो, है नहीं तो बात ही खत्म हो गई। तो अब हम ये आउटपुट आईजीएसटी किससे पे कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया समराइज्ड वे में कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों को यूज करके हम अपनी आउटपुट आईजीएसटी पे कर सकते हैं। सिर्फ 2 रिस्ट्रिक्शन है, इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी नहीं पे हो सकता, इनपुट एसजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी नहीं पे हो सकता, बाकी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल है फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट। 2 हटा दो तो सब एडजस्ट हो सकता है। तो आउटपुट आईजीएसटी से आप इनपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी को पे करने के लिए आप इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों यूज कर सकते हो। और यहां पे आप वैसे बच्चों किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो, आप चाहो तो पहले इनपुट एसजीएसटी यूज कर लो फिर सीजीएसटी यूज करो, चाहे तो पहले सीजीएसटी कर लो फिर एसजीएसटी करो, लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकली जनरली हम पहले सीजीएसटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं
एक्सक्यूज मी, सबसे पहले मैं इनपुट सीजीएसटी को यूज करूं, तो सबसे पहले मैं इनपुट सीजीएसटी यूज करूंगा आउटपुट आईजीएसटी पे करने के लिए। तो यहां कुछ यूज नहीं होगा, यहां कुछ यूज नहीं होगा। हमारे पास इनपुट सीजीएसटी पड़ा हुआ 9,000 रुपीज का, तो पूरा यूज हो जाएगा 9,000 रुपीज। तो 15 में से 9,000 मैंने पे कर दिए थ्रू इनपुट सीजीएसटी। अभी भी कुछ बैलेंस बच गया, कितने रुपए का बैलेंस बच गया, मैं यहां पे लिख देता हूं बैलेंस, समझाने के लिए ऐसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल। ये यहां तो कुछ भी नहीं, 15 में से 9 गए तो अभी भी 6,000 का बैलेंस बच गया, अभी भी 6,000 का बैलेंस बच गया। अब हम यूज कर सकते हैं इनपुट एसजीएसटी, लेकिन कितना यूज करेंगे, पड़ा है हमारे पास 9,000 का, लेकिन उसमें से यूज कितना करना है, सिर्फ 6,000। बैलेंस लाइबिलिटी, तो अब बैलेंस लाइबिलिटी कितनी रह गई, यहां तो पहले ही कुछ नहीं थी, और आउटपुट आईजीएसटी भी पूरी पे हो गई थ्रू इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अब बैलेंसेस क्या बच गए आपके, अब इनपुट जीएसटी के बैलेंस चेक कर लो, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनके बैलेंसेस कितने थे, ओरिजिनली 99,000 के थे। पहले अगर मैं इनपुट सीजीएसटी की बात करूं तो इनपुट सीजीएसटी पूरा यूज हो गया 9,000 रुपीज का, तो इसका आप कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, नील। और अगर मैं इनपुट एसजीएसटी की बात करूं तो 9,000 का बैलेंस था, उसमें से कितना यूज हो गया, 6,000 यूज हो गया, तो अब बैलेंस कितना बच गया, 3,000। तो सारी सेट ऑफ करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, अब हमारे पास सिर्फ इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बच गया ऑफ 3,000 रुपीज। आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी ओवर, इनपुट सीजीएसटी पूरा यूज हो गया, इनपुट एसजीएसटी में 9 में से अब कितना बच गया, 3,000। तो अब आपकी जो बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आएगा, अब बैलेंस शीट में सारी बेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ करने के बाद, जो भी पॉसिबल सेट ऑफ है वो करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो आएगा सिर्फ। तो अब सिर्फ इनपुट एसजीएसटी बच गया 3,000 का, और इनपुट एसजीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी इज एन एसेट, तो बैलेंस शीट के कौन सी साइड पे आएगा, एसेट साइड पे। इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा 3,000 रुपए का। ये मैंने आपको वर्किंग नोट में बता दिया। तो मेन जो बात आपको समझनी थी वो ये वाली समझनी थी, ठीक है। तो अब आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये काम आपको जरूर करना पड़ेगा एग्जाम में। मैं एक और क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, उसमें भी हम और दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हम इस बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसका बैलेंस शीट का टोटल आई थिंक आ रहा है 15,35,000। एसेट साइड भी चेक कर लो, $15,35,000। तो बैलेंस शीट भी टैली हो गई। तो बच्चों जल्दबाजी में ये मत करना फटाफट करने के चक्कर में कि भाई इनपुट सारी जीएसटी जो गिवन है उसे एसेट साइड में डाल दिया, आउटपुट जीएसटी को लाइबिलिटी साइड में डाल दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको ये सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं कर पाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपके मार्क्स कटेंगे। हो सकता है बैलेंस शीट टैली हो जाए बिना ये करे भी। अगर आप इनपुट जीएसटी की जो गिवन बैलेंसेस है उसको सारे को एसेट साइड पे डाल दो, आउटपुट जीएसटी के सारे बैलेंसेस को लाइबिलिटी साइड पे डाल दो, तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मार्क्स आपके कटेंगे, बिकॉज आपको ये काम जरूर करना है। और यही काम सिखाने के लिए मैं आपको स्पेशली ये लेक्चर बना रहा हूं। ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूं, मैं आपको ये चीज सिखाने के लिए। बात समझ आ रही है? यस सर। तो अगला इलस्ट्रेशन जो है आपकी किताब में, इलस्ट्रेशन नंबर 10, अगेन उसमें भी जीएसटी वाला पॉइंट है। तो फटाफट से मैं आपको लेके आता हूं क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिएगा, अगला ही क्वेश्चन है और इसको भी 100% जरूर मार्क करना। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। मिस्टर मोहन गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। कैपिटल है, सेल्स है, परचेज है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, फ्रेट इनवर्ड है भाई, इनवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये दोनों पीएनएल में जाएंगे। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स वही। तो डेबिट में जो आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स है,
क्रेडिट में जो आ रहा है वो ट्रेड पेबल्स है। रिटर्न्स में भी वही बात है, डेबिट में जो आ रहा है वो सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट में जो आ रहा है वो परचेज रिटर्न है। डिस्काउंट्स में भी आपको डेबिट क्रेडिट अलग दे रखे हैं, तो भाई डेबिट में खर्चा है, डेबिट में डिस्काउंट का खर्चा है तो डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट में इनकम है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन कॉमन सिक्योरिटीज एसेट है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये भी एसेट है। जो मेन चीज है जिसके लिए हमें ये सेशन करना पड़ रहा है वो क्या है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इसके बैलेंसेस हैं, और आपके तीनों के आउटपुट के जीएसटी के लाइबिलिटी है, सीजीएसटी का भी है, एसजीएसटी का भी है, आईजीएसटी का भी है। ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन में कहता है पहला तो वही क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है 1,80,000 है, और फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लगाना है 10% का, दैट्स इट। अगेन वेरी बेसिक एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री और एक डिप्रिसिएशन का पॉइंट, दैट्स इट। Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet of Mr. Mohan as on that date। क्वेश्चन पढ़ लिया, फटाफट से बना लेते हैं आप अपना फॉर्मेट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इस सवाल में थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि इसमें पॉइंट्स थोड़े ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। चलो इधर आ गई बैलेंस शीट। अगेन पहले मैं सारा क्वेश्चन कर लूंगा पूरा, और जीएसटी वाला पॉइंट हम बिल्कुल लास्ट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन का क्लाइमैक्स रहेगा, जीएसटी वाला पॉइंट। चलिए, तो ये हो गया लाइबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स। चलो शुरू करते हैं बच्चों फटाफट से। तो पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी कितने रुपए की, 1,10,000 की। तो क्वेश्चन देखते रहना बच्चों, पेज नंबर बता देता हूं, इलस्ट्रेशन 10 है और पेज नंबर 7.47। ठीक है। उसके बाद परचेजेस हैं, 2 परचेज। तो परचेज कितने रुपए की है, 4,30,000 की है। इसमें से लेस रिटर्न्स, तो परचेज रिटर्न कितने रुपए का है, तो क्रेडिट वाला रिटर्न लेना 12,000। तो नेट परचेज आ गई आपकी 4,18,000 की, 4,18,000। उसके बाद सेल्स बाय सेल्स, तो सेल्स है 9,70,000 की। इसमें से भी लेस रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कितने का है, 20,000 का है। तो नेट सेल्स हो गई आपकी 9,50,000 की। इसके अलावा यहां क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा जो कि एडजस्टमेंट में दे रखा है, कितना है, 1,80,000। और एक डायरेक्ट एक्सपेंस है क्वेश्चन में, एक डायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज फ्रेट इनवर्ड्स, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, 2 फ्रेट इनवर्ड्स। तो ये कितने रुपए का, ये 40। चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे सबसे पहले। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल कर लो, 9,50,000 प्लस 1,80,000, तो ये आ रहा होगा 11,30,000 टोटल। तो ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है 5,62,000 का। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे कैरी हो जाएगा, 5,62,000। चलो अब एक एक करके एक्सपेंसेस डालते हैं सारे।
क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले एक काम करूं क्या, डेप्रिसिएशन डाल देता हूं क्योंकि वो एडजस्टमेंट में दे रखी थी डेप्रिसिएशन। तो उसने बोला था फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% पर एनम से। तो फर्नीचर का बैलेंस कितना है, फर्नीचर का बैलेंस है 3,50,000 का। तो बहुत ही सिंपल है, 3,50,000 का बैलेंस है, इसका 10%, तो ये हो गया 35,000। और क्या क्या खर्चे हैं, एक सैलरीज है, 2 सैलरीज। तो सैलरी कितनी की है 2,10,000। और है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये कितने का है 1,50,000। और क्या है हाँ डिस्काउंट था, तो एक है डिस्काउंट अलाउड और एक है डिस्काउंट रिसीव्ड, वो इनकम में आएगा। तो डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट के नीचे है वो है 19,000 और डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट के नीचे वो है, क्योंकि इनकम होती है ना, इनकम क्रेडिट के नीचे आता है, खर्चा डेबिट के नीचे आता है, तो अकॉर्डिंगली क्रेडिट के नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, डेबिट के नीचे डिस्काउंट अलाउड हो गया। अच्छा बैड डेट्स भी दे रखे हैं, 2 बैड डेट्स। बाकी कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस ये 5,000 यहां पे लिख देना है बैड डेट्स। चलिए हो गया, डन हो गया, और तो कुछ है नहीं। तो टोटल कर लो कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 5,71,000। तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया, तो नेट प्रॉफिट बच रहा है 1,52,000 का। तो 2 नेट प्रॉफिट 1,52,000। चलिए बैलेंस शीट पे आ जाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में जो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल है 6,50,000, इसमें ऐड कर देंगे क्या नेट प्रॉफिट, कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है 1,52,000 का। ड्रॉइंग्स कुछ है नहीं, नहीं तो वो माइनस कर देते, तो दैट मीन्स हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो गई 8,02,000 की। और क्या क्या है, फर्नीचर है, एसेट साइड पे डाल दो फर्नीचर। तो वैसे तो फर्नीचर 3,50,000 का है, लेकिन इसमें 35,000 की डेप्रिसिएशन लगा दी हमने, तो कितनी WDB बच गई फर्नीचर की, तो ये बच गई 3,15,000। अच्छा और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, तो इधर आ गया ट्रेड पेबल्स और एसेट साइड पे आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स आएगा 1,90,000 जो क्रेडिट के नीचे है, और ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा 2,10,000 जो डेबिट के नीचे है। उसके बाद और क्या है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो एसेट होता है वो, तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये है कितनी की 1,00,000 की, 1,00,000। ठीक है, और लाइबिलिटीज में और कुछ भी नहीं है, शायद लोन वगैरह आई थिंक कुछ भी नहीं था, बस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। तो ये है 1,89,000, 1,89,000। और एक चीज और है, वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी 1,80,000 थी शायद, 1,80,000। चलिए यहां तक डन हो गया। बैलेंस शीट तो हम बाद में टोटल करेंगे, क्योंकि एक चीज अब रह गई, वही हमारी फेवरेट चीज जो हम एक्चुअली सीख रहे हैं यहां पे,
वो है एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो अब जीएसटी वाला पॉइंट है, तो फिर से मैं वैसे ही आपको समझाऊंगा। तो जीएसटी की बैलेंसेस पहले चेक कर लो कितने दे रखे हैं। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। तो पहले मैं बैलेंसेस देख लेता हूं क्वेश्चन में कितने गिवन है। तो इनपुट जीएसटी में उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? 10 and 10। आउटपुट जीएसटी में उसने तीनों का बैलेंस दिया है, सीजीएसटी का भी, एसजीएसटी का भी, आईजीएसटी का भी। तो ये कितना कितना है? 8,000, 8,000 एंड 6,000। अब इसका हम सेट ऑफ कैसे करेंगे, इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? बस मेन बस तीन बातें, मतलब रूल मैंने आपको बता रखा है, वो समराइज्ड रूल ही लगाना है आपको, और कुछ भी नहीं। मैंने इसलिए आपको बोल भी दिया था, आप समरी चाहे तो एक बार नोट कर लो मेरे साथ साथ, बिकॉज वही आपका रूल है। वो रूल अगर दिमाग में फिट हो गया फिर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो देखो मैं कैसे करता हूं, आउटपुट सीजीएसटी, एग्जाम में सीधा ये एडजस्टमेंट टेबल बना लेना, काम चल जाएगा। बाकी इधर उधर की बात है, अब नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए सब लिखता रहता हूं। आउटपुट आईजीएसटी, तो बैलेंस कितना है पहले लाइबिलिटी का अभी जो गिवन है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस है 8,000, आईजीएसटी का बैलेंस है 6,000। ये तो आपका लाइबिलिटी हो गई। अब आपको एडजस्टमेंट करनी है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो इसको हम बोलते हैं पेड थ्रू आईटीसी। जो कैश में नहीं पे कर रहे हम लोग, अपना हमारे पास इनपुट का क्रेडिट पड़ा हुआ है जीएसटी का, उससे पे कर रहे हैं। तो अब पहले अब क्या बात, किस बात का ध्यान रखना है, आपको पहले सेम हेड को पे करना है। सीजीएसटी को सीजीएसटी से पे करना है, एसजीएसटी को एसजीएसटी से पे करना है, आईजीएसटी को आईजीएसटी से पे करना है। ठीक है, तो पहले हम सीजीएसटी की बात करेंगे, एसजीएसटी की बात करेंगे, और वैसे मैं समझाने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए आईजीएसटी लिख रहा हूं, हालांकि इनपुट आईजीएसटी का तो कोई बैलेंस है ही नहीं, इनपुट आईजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। तो मैंने बोला कि देखो सीजीएसटी में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं इनपुट में, हमें पे करने 8,000। तो पहले मैं 8,000 रुपीज कहां से पे करूंगा? इनपुट सीजीएसटी से। पहले 8,000 रुपीज में किससे पे करूंगा? इनपुट सीजीएसटी से। सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी में पड़े हैं 10,000 रुपीज, और पे करने एसजीएसटी की लाइबिलिटी 8,000 की। तो पहले मैं एसजीएसटी के इनपुट से पे करूंगा 8,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है? तो देखो पहले मैंने 8,000 का सीजीएसटी किससे पे कर दिया? 8,000 के सीजीएसटी से ही। 8,000 का एसजीएसटी किससे पे कर दिया? 8,000 के एसजीएसटी से ही। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहले यहां तक ओके हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी की लाइबिलिटी तो खत्म हो गई। अभी आउटपुट आईजीएसटी की लाइबिलिटी बच रही है, तो वो किससे पे कर दोगे भाई? सिंपल है, बहुत सिंपल है। इनपुट सीजीएसटी में 10,000 रुपए में से 8,000 यूज हो गए, तो यहां से देखो 10,000 के में से यहां 8,000 यूज हो गए, तो 2,000 अभी भी बचे। तो इससे मैं यूज कर सकता हूं टू पे 2,000 रुपीज आईजीएसटी। सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी में 10,000 रुपए थे, उसमें से 8,000 रुपए यूज हो गए, तो अभी भी 2,000 रुपीज बचे हैं, तो अभी भी मैं 2,000 रुपीज यहां से यूज कर सकता हूं। इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी कभी मत पे करना, इनपुट एसजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी कभी मत पे करना, ऐसा गुनाह कभी मत करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आईजीएसटी तो वैसे कुछ था ही नहीं, तो वो जीरो हो गया। तो अब मेरी फाइनल बैलेंस लाइबिलिटी कितनी हो गई? बैलेंस लाइबिलिटी, सीजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म, एसजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म, लेकिन 2,000 रुपए की लाइबिलिटी बच गई किसमें? आईजीएसटी में। तो इनपुट जीएसटी खत्म कर दिया पूरा 10,000 रुपए का। तो देखो 8 और 2, 10,000 रुपए का इनपुट सीजीएसटी खत्म, 8 2, 10,000 रुपए का इनपुट एसजीएसटी खत्म। तो अब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली मेरे पास सिर्फ क्या पोजीशन बच गई? मेरे पास लाइबिलिटी बच गई 2,000 रुपए की आईजीएसटी की। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पे बच्चों ये लाइबिलिटी से रिलेटेड दो आपके पास अजम्पशन है। पहले यहां तक अगर ओके हो गया तो मैं आपको आगे दो अजम्पशन बताता हूं जो इंस्टीट्यूट ने भी डिस्कस कर रखा है। अजम्पशन नंबर 1 है कि आप बोलो
कि आप ये अज्यूम करो कि इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अगर आप ये अज्यूम करते हो तो आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आईजीएसटी की लाइबिलिटी दिखा देनी है 2000 रुपए की। लेकिन आप एक अजम्पशन और ले सकते हो, अजम्पशन नंबर 2। आप ये अज्यूम करो कि बैलेंस शीट बनाने से पहले ये बैलेंस 2000 रुपए हमने पे कर दिए इन कैश। अकॉर्डिंगली आपको फिर क्या बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में आपको जो कैश का बैलेंस हमने ऊपर डाला या बैंक का बैलेंस जो हमने डाला उसमें से आपको ये माइनस कर देने पड़ेंगे 2000 रुपए, ठीक है। और नो जीएसटी लाइबिलिटी टू बी शोन, क्योंकि आप अगर मान रहे हो कि जीएसटी की लाइबिलिटी पे कर दी 2000 रुपए की, तो अब आपको कोई लाइबिलिटी शो नहीं करनी। बात समझ आ रही है? अच्छा, कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे सर ये जो हमने एडजस्टमेंट करी इसकी जर्नल एंट्री भी करके दिखाओ। तो मैं अभी वो भी करके दिखाऊंगा, तो अभी टेंशन मत लेना, मैं आपको इस क्वेश्चन में जीएसटी की जो मैंने एडजस्टमेंट करी उसकी एंट्री भी करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, राइट। अगर आप मुझसे पूछोगे बच्चों तो आई वुड सजेस्ट, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अजम्पशन नंबर 1 फॉलो करो। ये ज्यादा लॉजिकल अजम्पशन है कि अभी हमने जीएसटी की लाइबिलिटी पे नहीं करी, बिकॉज प्रैक्टिकली हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं और आगे जब आप आगे बढ़े होगे जीएसटी का लॉ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्च की जो लाइबिलिटी वो आपको अप्रैल तक पे करनी होती है। ड्यू डेट होती है 20 अप्रैल होती है, 24 अप्रैल होती है। अकॉर्डिंगली मतलब केस टू केस अलग लाइबिलिटी की डेट रहती है, वो पेमेंट की डेट रहती है, ड्यू डेट रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग पे कर देते हैं कैश में, तो प्रैक्टिकली कम रेलिवेंट है। तो अजम्पशन 1 ज्यादा प्रैक्टिकल अजम्पशन है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अजम्पशन नंबर 1 फॉलो करो। लेकिन इंस्टीट्यूट ने सेकंड अजम्पशन भी डिस्कस कर रखी है, तो मैंने आपको दूसरी भी बता दी कि अगर आप ये मानो कि 2000 की लाइबिलिटी कैश में पे हो गई, तो आपको बैलेंस शीट में जो हमने देखो ये कैश है बैंक का बैलेंस डाल दिया, तो आपको ये कैश है बैंक का बैलेंस जो हमने डाला है इसको 2000 रुपीज से कम करना पड़ेगा। और कोरेस्पॉन्डिंगली फिर लाइबिलिटी कोई भी नहीं आएगी, एसेट तो वैसे कोई नहीं आएगा बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा यूज हो गया। लेकिन बिकॉज हम अजम्पशन नंबर 1 ज्यादा लॉजिकल अजम्पशन, ज्यादा प्रैक्टिकल अजम्पशन मान रहे, तो मैं तो फॉलो करूंगा अजम्पशन नंबर 1। अकॉर्डिंगली मैं बैलेंस शीट में इसको क्या करूंगा, मैं इसको एज लाइबिलिटी दिखाऊंगा। तो मैं बोलूंगा आउटपुट आईजीएसटी की लाइबिलिटी रह गई नेट लाइबिलिटी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 2000 रुपए की। चलो ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया बच्चों कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये प्रैक्टिकली बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं बैलेंस शीट पूरी कर लेता हूं। बैलेंस शीट का टोटल आ गया 9,94,000। 9,94,000। बाकी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करके दिखा रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्स्ट्रा काम जो एग्जाम में नहीं करना, नॉट फॉर एग्जाम। मैं आपको ऊपर की जर्नल एंट्री बना के दिखा रहा हूं कि ये जो आपने ये पेमेंट करी, ये वाला जो पूरा आपने कारनामा करा, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, और बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है, कुछ नहीं करना। देखो, आउटपुट लाइबिलिटी खत्म हो गई, लाइबिलिटी खत्म होने के लिए सारी लाइबिलिटी को डेबिट कर दो। तो देखो हमने कौन सी लाइबिलिटी खत्म करी, हमने आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म कर दी, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। हमने आउटपुट एसजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म कर दी, उसको भी डेबिट। और हमने आउटपुट आईजीएसटी की पूरी लाइबिलिटी नहीं बट थोड़ी खत्म करी, उसको भी डेबिट। और आपने इनपुट जीएसटी को यूज करके खत्म की लाइबिलिटी, तो एसेट खत्म हो गया, तो उसके लिए टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो देखो सीजीएसटी की कितनी लाइबिलिटी खत्म करी। अब आपको सिर्फ ये जो मैंने ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में डाला है उसको देखना। 8,000 की सीजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म करी, तो ये 8,000 हो गया। ठीक है, सिमिलरली 8,000 रुपए की एसजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म करी, यहां पे 8,000 की लाइबिलिटी खत्म हो गई। और आईजीएसटी की कितनी लाइबिलिटी खत्म करी हमने, 2 और 2, 4,000 की लाइबिलिटी हमने खत्म करी। 2 + 2
तो ये 4 हो गया। और क्रेडिट कितना यूज किया, वैसे कोई जरूरत नहीं, हमने पूरा ही क्रेडिट यूज कर दिया। सीजीएसटी का 10,000, एसजीएसटी का 10,000, पूरा ही क्रेडिट ही यूज कर दिया, 10 एंड 10। तो चेक कर लेना, ये आपकी एंट्री मैच भी कर जाएगी। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए जर्नल एंट्री भी बना के दिखा दी कि कैसे आपको इसकी जर्नल एंट्री बनानी। क्लियर हो गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में वो कुछ ना कुछ ट्रायल बैलेंस में इनपुट आउटपुट जीएसटी के बैलेंसेस दे देगा, उसका मसाला लगा देगा। तो आपको ये वाला काम अपने आप से करना पड़ेगा। उसके लिए समरी रूल याद रखना कि इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी पे करो, इनपुट एसजीएसटी से इनपुट आउटपुट आईजीएसटी एसजीएसटी पे करो, इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी पे करो। उसके बाद बैलेंस बच जाए तो इनपुट आईजीएसटी से आप आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों पे कर सकते हो किसी भी ऑर्डर में भी। इनपुट एसजीएसटी से आप आउटपुट एसजीएसटी पे कर सकते हो, आउटपुट आईजीएसटी पे कर सकते हो, लेकिन सीजीएसटी नहीं पे कर सकते। सिमिलरली इनपुट सीजीएसटी से आप आउटपुट आईजीएसटी पे कर सकते हो, आउटपुट सीजीएसटी पे कर सकते हो, लेकिन एसजीएसटी नहीं पे कर सकते। तो एसजीएसटी से सीजीएसटी पे नहीं होगा, सीजीएसटी से एसजीएसटी पे नहीं होगा, इतनी रिस्ट्रिक्शन है, बाकी सब पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इसके साथ मैं उम्मीद करता हूं बच्चों जीएसटी वाला जो आपका एडिशनल टॉपिक है वो खत्म हो जाता है मेरी तरफ से। एंड आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली सारी बातें समझ आ गई होगी। इन 3 लेक्चर्स के माध्यम से इनको जरूर से आप अच्छे से करके जाना, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जिसको आप आपको आगे कभी ना कभी यूज करोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्स में आप अपनी फीडबैक्स, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है CA_Shailen, तो आप वहां पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने मेरे इस नन्हे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से बच्चों सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा मुझे लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। कुछ कुछ बच्चों के कमेंट्स मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर भी करता हूं, बाकी मैं सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ता जरूर हूं, तो मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो आप प्लीज लगे रहिएगा मुझे इस तरह से सपोर्ट करने में। बाकी मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं जितना हो सके आपको सपोर्ट करूं। ठीक है, तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरी की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे एक और किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।